वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कमेंट्स देख करके जब आप बोलते हैं कि हाँ सर अभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है, टॉपिक्स अच्छे से जो भी आप कंसेप्ट बता रहे हैं रिगार्डिंग टू द टॉपिक वो अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं। चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका है, यानी आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसी के साथ में इक्विवेलेंस रिलेशन। हालांकि ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट नहीं होता बच्चा, इसमें इक्विवेलेंस क्लास भी होती है। इक्विवेलेंस क्लास मुझे पढ़ाना है, थोड़ा सा टॉपिक सीख जाओगे उसका इक्विवेलेंस क्लास बताएंगे तो चीज़ों को आसानी से अभी आप कैच कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में बच्चा क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। तो बच्चा आज की क्लास में हम लोग कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन सीखने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं क्लास 11th की, क्या कहा, जब हम बात करते हैं क्लास 11th की तो हमने वहां पर सीखा था फंडामेंटल ऑपरेशंस एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। फंडामेंटल नहीं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। बच्चा ये वहां पर मेन हेडिंग थी, आपको याद होगा सॉरी, मैंने आपको कंसेप्ट मैप ऑलरेडी दिखा रखा था। तो उस कंसेप्ट मैप में आपने देखा होगा कि हमने वहां पर सीख रखा था f प्लस माइनस जी एक्स एक्चुअली डिफाइन हो पाता है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए f इंटू जी एक्स एक्चुअली डिफाइन होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स। आफ्टर देन आप अच्छी तरह से जानते हैं तीसरा हिस्सा f अपॉन जी एक्स एक्चुअली डिफाइन हो पाता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। और बच्चा नंबर फोर्थ जो होता है इसको बोलते हैं एफ ओ जी एक्स। अब आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि ये जब भी हम बात करते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन में एक ये वाला जो पोर्शन था ये मैंने आपको नहीं बताया था क्लास 11th में। मैंने कहा था ये हिस्सा आपको क्लास 12th में सीखने को मिलेगा। जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो शायद एक्सरसाइज 2.3 में जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन था जिसमें प्लस माइनस इस तरीके के ये चार हिस्से वहां पर डिफाइन किए गए। एक्चुअली मुझे ठीक से याद नहीं है 2.3 है कि 2.2 है। फिलहाल 11th में आप ये सीख करके आए हैं, तो आज की क्लास में अभी आपको टारगेट समझ आ गया कि ये हिस्सा जो है ये हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फॉग और गॉफ है इसी का एक जुड़वा भाई भी होता है जिसको हम बोलते हैं गॉफ। ये वास्तव में क्या है और ये किस तरीके से डिफाइन होता है, चलिए समझते हैं आज की क्लास में क्या हो सकता है। देखिए ये एक मैपिंग है, ये एक अनदर मैपिंग है और ये भी एक मैपिंग है। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है और ये एक सेट सी है। ये सब बच्चे क्या है, ये सारे के सारे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ये सारे के सारे कैसे सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इनके बीच में जो एक मैपिंग है वो एक्चुअली एफ है, इनके बीच में जो मैपिंग है वो एक्चुअली जी है। हमने माना ये एबीसी तीन के तीनों ही क्या है, सिंगलटन सेट हैं। हमने माना इसके अंदर एक एलिमेंट एक्स है, सॉरी इसके अंदर एक एलिमेंट एक्स है, हमने माना इसके अंदर एक एलिमेंट वाई है और हमने माना इसके अंदर एक एलिमेंट जेड है। चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब ये एक्स एफ एक्स से ट्रांसफर होता है तो क्या जाता है, जब ये एक्स एफ से ट्रांसफर होगा तो बना देगा एफ एक्स। अब आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सेट क्या था, एक सिंगलटन सेट था, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हो गए हैं। बात गलत हो रही है, अगर सच में सिंगलटन सेट है तो इसके अंदर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, y इक्वल टू एफ एक्स। अब अच्छा जब हमने y को ट्रांसफर किया g से तो ये एक्चुअली बना देता है क्या, gy। बात समझे या नहीं समझे? अरे भाई जब ये y g से ट्रांसफर होगा तो gy बना देगा। y ऑलरेडी आप जानते हैं क्या है, ये है g ऑफ एफ एक्स। अब देखो ये g ऑफ एफ एक्स में ये जो x है ये एक्चुअली किसके पास था, a के पास था, चला किसके पास गया है, c के पास चला गया है। तो बच्चा यानी ये मैपिंग जो ट्रांसफर हो रही है एक्चुअली ट्रांसफर हो रही है GOF, इसको बोलते हैं GOF। और GOF में याद रखना ये जो O है ये एक ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। हम देखो यहाँ पर दो फंक्शंस के लिए सीखेंगे, मगर ये टॉपिक हमारा इतना ही नहीं होगा, हम दो से ज्यादा फंक्शंस का भी कंपोजिशन करा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली आप क्या कराना चाहते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इस थ्योरी में कहीं कोई गड़बड़ी है या चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं। हाँ, यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो मैं यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब भी हम बात करते हैं GOF की, जब भी हम बात करते हैं GOF की तो F पहले होगा G बाद में होगा, लेकिन यहाँ पर G पहले आएगा F बाद में आएगा। सेम प्रोसेस बच्चे जब हम बात करेंगे FOG की तो इस सिचुएशन में G पहले आएगा F बाद में जाएगा, यानी जो इधर बाद में होगा वो इसमें पहले आता है। और याद रखना है कि ये जो कंपोजिशन है
यानी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। ये क्या बता रहा है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। यानी अगर अभी हम बात करें तो ये मुझे लगता है कि शायद दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास आया है। अगर हम लोअर क्लासेस की बात करते हैं तो हम सीख कर क्या है कि 2 into 3 करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, 3 into 2 देखने को मिलता है। बच्चा आप जानते हैं कि 2 into 3 = 6 होता है, 3 into 2 भी 6 होता है, मतलब मींस मल्टीप्लिकेशन फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पर जबकि आप देख रहे हैं कि GOF डज नॉट इक्वल्स टू FOG, तो इसके पहले हम लोग कहीं सीख करके आए हैं। आप मुझे बता सकते हैं वो एक एग्जाम्पल, आप मुझे बता नहीं सकते, आप मुझे बताएंगे। ये रहा आपके लिए होमवर्क, आपके लिए होमवर्क, आप मुझे बताएंगे कि जिस तरह से ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन आपस में इक्वल नहीं होता है, हम लोग पहले भी कहीं सीख करके आए हैं जहां पर टू फंक्शंस कॉम्यूटेटिव लॉ को नहीं होल्ड करते हैं, मतलब टू फंक्शंस का कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को नहीं होल्ड कर रहा है। तो कुछ और भी जगह हमने पढ़ा है जहां पर ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है, वो चीज आप मुझे बताएंगे कहां पर पढ़ा है और वो किस तरीके से कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। ये होगा बच्चा आज आपके लिए होमवर्क। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अभी थोड़ा सा इसी में देखते हैं, इसी में देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्लास नहीं। ये जो सेट बी है, सेट बी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना कि यहाँ पर जो सेट ए का जो रेंज होगा वो एक्चुअली सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ ये जो जी होगा, यानी क्या कहा, रेंज ऑफ एफ। जब हम गॉफ की बात कर रहे होंगे तो इस सिचुएशन में रेंज ऑफ एफ जो होगा वो सबसेट होगा किसका, डोमेन ऑफ जी का, डोमेन ऑफ जी का। याद रखना जब ये कंडीशन होल्ड होगी तभी आपका गॉफ पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस सिचुएशन में बच्चा याद रखना कि ये जो ब्लॉक है ये कुछ अलग अलग तरीकों से रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि कुछ ये और ये। अब ये ओवरलैपिंग हो गई है, यानी यहां पर देखो दो चीजें हैं, या तो प्रॉपर सबसेट होगा, रेंज ऑफ एफ जो है ये एक्चुअली क्या है, रेंज ऑफ एफ, ये या तो इसका प्रॉपर सबसेट होगा या फिर इम्प्रॉपर सबसेट होगा। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए? तो ये जो जी अभी ट्रांसफर हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ये कहां पर है, यहाँ पर है, इसलिए ट्रांसफर हो पा रहा है। और ये देखिए अब बात समझ आ रही है, अगर ये एलिमेंट यहाँ से हट करके यहाँ पर आ जाएगा तो बच्चा किसी भी सिचुएशन में ये मैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्या इतनी बात समझ पाए? हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में लेकर के नहीं जाएंगे, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है, मेरी बुक से है पेज नंबर 20। क्या कहा, मेरी बुक से है पेज नंबर 20, मेरी बुक से है पेज नंबर 20। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1। क्या कहा जा रहा है, हालांकि 12th स्टैंडर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको कहीं पर भी ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि वो उसका रेंज एक्चुअली है या नहीं है, इस कंडीशन को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती नहीं है। मगर हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल में जब भी आप देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर एक बार इसको चेक कर लेना समझदारी वाला काम होता है। चलिए देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है अ मैपिंग एफ सच दैट 1 3 5 टेंड्स टू दिस दिस एंड दिस। चलो वर्किंग बच्चा अभी भी वही रहेगा, गिवन दैट। हाँ भैया, पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पर 1 सेट 2 सेट नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी फिर सोल्यूशन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। एक मैपिंग हमको दे दी गई है, कहां से कहां तक, 1 3 4 से 1 2 5, 1 3 4 से 1 2 5, ठीक है। अब ये जो मैपिंग दी गई है, इस मैपिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ वैल्यूज भी दी जा रही हैं। सेकंड कंडीशन जिसमें कहा जा रहा है f इक्वल्स टू 1 2 आफ्टर देन 3 5 आफ्टर देन 4 1। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए? चलिए आइए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो f1 2 है, इसमें आप जानते हैं ये x होता है, ये y होता है। अब ये x है, ये y है, तो देखो बच्चा ये y यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये x यहाँ पर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये जो लिखा गया एक्चुअली बता रहा है कि f1 इक्वल्स टू 2 है। ये क्या बता रहा है, दैट इज f1 इक्वल्स टू 2 है, f3 इक्वल्स टू 5 है एंड f4 इक्वल्स टू 1 है। चलिए बच्चा थर्ड पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस बार मैपिंग आपको जी दी जा रही है और कहा जा रहा है 1 2 5 से 1 3। क्या कहा गया, 1 2 5 से 1 3। चलिए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहां से देखो जरा, इसका मतलब क्या होगा, सॉरी अभी आपको जी आगे डिफाइन करके दिया जा रहा है। कहा जा रहा है 1 3 2 3। क्या कहा गया, 1 3 देन 2 3 आफ्टर देन 5 1, आफ्टर देन 5 1, ठीक है भैया। यहाँ से बच्चा अब इसका सेंस समझ में आ रहा है, इसका सेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है, G1 इक्वल्स टू 3, देन G2 इक्वल्स टू 3 एंड देन G5 इक्वल्स टू 1। क्या कहा गया, G5 इक्वल्स टू 1। आइए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बच्चा कुछ हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या होगा, क्या होगा, GOF का मान याद करना है। बच्चा किसकी बात कर रहा है, GOF की बात कर रहा है, यानी ये निकलवा रहा है GOF। यहां तक नोट करने के बाद में बच्चा देखो, फॉर दिस
अब GOF जनरेट करवा रहा है तो GOF एक्चुअली x के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे ये लिखा गया है GOF, लेकिन देखो जैसे 12th में आपने सीखा होगा 11th में वहां पर f प्लस माइनस g लिखा होता था, x नहीं लिखा होता था। अंडरस्टूड है यार, फंक्शन ऑफ x की बात कर रहा है, मतलब जो भी चीजें हैं वो x के टर्म पर है। तो इसी तरीके से GOF जो है वो यहाँ पर x नहीं आएगा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो मैपिंग कराई जा रही है वो एक्चुअली 1 2 3 ये देखो सिस्टम चल रहा है 1 2 5। तो ये देखो यहाँ से GOF, अब बच्चा यहाँ से जरा समझने की कोशिश करना, GOF 1 की जब हमने बात की तो ये एक्चुअली जनरेट कर देगा G of F1, और G of F1 में F1 की वैल्यू देखो है हमारे पास, क्या है 2 है, और देखो अब G2 की भी तो वो वैल्यू दे रहा है, G2 की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। इसका मतलब GOF1 की वैल्यू बच्चे कितनी जनरेट हो जाएगी, GOF1 की वैल्यू बच्चे जनरेट हो जाती है 3। सेम प्रोसेस अगर हम इसको यहाँ पर डिस्कस करना चाहें तो नेक्स्ट क्या तैयार होगा GOF, अब यहाँ से बच्चा तैयार होगा 3, यहाँ से क्या तैयार होगा 3। अब तुम ये नहीं सोचना कि सर 2 कहाँ चला गया, तो 2 अभी हम देखो बताते हैं कहां चला गया, GOF3, तो G of F3 क्या कहा G of F3। देखो यहाँ पर जब GOF बन रहा है तो यहाँ पर X वो आ रहा है जो एक्चुअली सेट A के पास है, तो सेट A के पास X है, इस बार हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट A के पास है 1 3 4, तो हम क्या लेंगे 1 3 4 लेंगे, इसीलिए यहाँ पर 3 जनरेट हुआ है। F3 की वैल्यू देखो बच्चे हमारे पास क्या है 5 है, G5 की वैल्यू जल्दी से बता दो भैया क्या है, G5 की वैल्यू 1 है। क्या इसी तरीके से आप तीसरा वाला पार्ट इसका नहीं सिंप्लीफाई कर पाएंगे, क्या इस तरीके से आप तीसरा वाला पोर्शन नहीं इसका सिंप्लीफाई कर पाएंगे? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये इसका विजुअलाइजेशन यानी एरो डायग्राम के थ्रू ये किस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो जल्दी से इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बच्चे यहाँ पर जो भी आपको वैल्यूज देखने को मिलेंगे सेट ए के अंदर क्या है 1 3 4, जबकि हमको सेट बी के अंदर देखने को मिलता है तो हमें देखने को मिलता है 1 2 5। अब देखो अभी मैंने यहाँ पर बात बताया था ना कि जो रेंज ऑफ एफ होगा वो डोमेन ऑफ एफ मींस उसका प्रॉपर इम्प्रॉपर कोई एक सबसेट होगा। जो यहाँ पर इसका रेंज है 1 to 5 वही देखो जी के लिए डोमेन का काम कर रहा है, मतलब इसका रेंज इसके लिए किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिल रहा है 1 और 3। ठीक है, अब इस सब चीजों को हम लोग सीधे भी समझ सकते हैं। देखना बच्चा, यहाँ पर जो बात कही जा रही है 1, 2, इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 से कनेक्टेड है, फिर 3 5 से कनेक्टेड है और फिर 4 1 से कनेक्टेड है। ये एक मैपिंग है। अब इसी जगह पर दूसरी मैपिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यहां से कहा जा रहा है 1 3 से कनेक्टेड है, फिर 2 भी 3 से कनेक्टेड है और फिर 5 1 से कनेक्टेड है। अब अच्छा जो GOF जनरेट करवा रहा है तो GOF को देखो अभी तुमको समझ आ जाएगा। ये वाला ब्लॉक देखो, ये वाला ब्लॉक 1 2 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है और 2 3 से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 सीधे 3 से कनेक्ट हो जाएगा। और ये देखो यही बात यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि 1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय 3। यहाँ से देखते हैं बच्चा सेकंड केस, अगर हमने कहा 3 5 से कनेक्टेड है, 5 1 से कनेक्टेड है, तो मतलब ये जो 3 5 1, तो ये देखो 3 के लिए भी सिंप्लीफाई किया था तो ये जनरेट हुआ तो GOF3 इक्वल्स टू 1, यानी 3 और 1 आपस में कनेक्टेड है। सेम प्रोसेस अगर 4 की बात करते हैं तो 4 इज कनेक्टेड टू 3, यानी अगर हम चाहें तो मैथमेटिकली देखो इसमें ये आपको मैंने विजुअलाइजेशन पर आपको पूरा एक्सप्रेस करके बताया है, जबकि यहाँ पर अभी मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाया है। अब तीसरा वाला अगर हम डायग्राम से देख सकते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि GOF क्या कहा, GOF क्या कहा, GOF किसकी वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं 4 की, तो बच्चा ये बना देता है G of F4। अरे G of F4, F4 की वैल्यू क्या है, G of 1 है, G1 की वैल्यू क्या है 3 है। तो देखो बच्चा GOF यहाँ से आता है 4, यहाँ पर है 3, और शायद देखो हमारे एरो डायग्राम से भी हमको ये पता चल रहा है कि जो 4 है वो एक्चुअली 3 से कनेक्टेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अभी आपको समझ में आ रहा है गॉफ और फॉग, ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा है, चीजों को अच्छी तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आप समझ पा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, आप समझते हैं ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ में तो मैंने कुछ यही बात बताई थी कि ए बी से कनेक्ट होगा, बी सी से कनेक्ट होगा, और बीच वाली कनेक्टिविटी को खत्म करो, देखो कि क्या ए और सी सीधे कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांजिटिव लॉ है। फिलहाल आपके लिए यहाँ से एक होमवर्क है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मैपिंग एफ है ये किस टाइप की मैपिंग है। यहाँ पर आपके पास 4 केसेस अराइज हो जाते हैं। केस नंबर 1 में जनरेट होता है 1 1, दूसरा आता है मैनी 1, दूसरा आता है मैनी 1, तीसरा आता है ऑन 2 और चौथा आता है इन 2। आप मुझे बताएंगे एफ किस तरीके की मैपिंग है, साथ ही साथ आप मुझे जी के लिए भी कुछ कंडीशंस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे। आप बताएंगे ये 1 1 है या फिर ये मैनी 1 है या फिर ये ऑन 2 है या फिर ये इन 2 है। इसी के साथ में बच्चा GOF जो अभी हमने जनरेट किया है, आप मुझे बताएंगे GOF के बारे में भी कि ये जो GOF यहाँ पर जनरेट करके हम आए हैं ये वास्तव में किसको किस तरीके की मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये 1 1 है या फिर ये ऑन 2 है या फिर ये इन 2 है या फिर ये मैनी 1 है। तो यहाँ पर आपको 3 मैपिंग्स देखने को मिल रही हैं और आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन सभी का देना है। क्या आप इतनी बात समझ पाए
क्या आप इतनी बात समझ पाए? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एकदम आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इतना डीप में जानने के बाद, सीखने के बाद, और जहां से हमने टॉपिक को पिक किया है, तो अभी आपको चीजें बेहतर तरह से समझ आनी चाहिए। फिर भी अगर आप चीजों को समझने में कुछ असुविधा फील कर रहे हैं, यू आर अनकंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस बोर्ड, देन यू कैन इजीली रिप्लाई मी। आप मुझे रिप्लाई करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको मतलब जवाब दे पाऊँ, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो, ये बहुत जरूरी है। आपके कमेंट से ही मुझे एक्चुअली पता चल पाता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं। और आप ही नहीं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार यूट्यूब पर किस तरीके से डाउट सीजन चलता है। तो हालांकि मैं ऑलरेडी आप लोगों की एक क्लास मीट पर भी करता हूं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के मन में है। तो वेरियस स्टूडेंट्स अभी आप देख सकते हैं, काफी लोग अब मुझसे यूट्यूब पर क्वेश्चन पुटअप करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी का रिप्लाई कर पाऊँ और सभी को सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाऊँ। तो अभी लोग जब बोलते हैं कि सर थैंक यू सो मच, तो मुझे भी लगता है कि शायद मैंने अपना काम कर दिया है और शायद वो भी चीज़ों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। तो आपका जो कमेंट है वो एक्चुअली मेरे लिए नहीं, आपके कमेंट से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मगर आपके कमेंट से जो अन्य लोग हैं जिनके मन में डाउट है और जिनको शायद कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो लोग शायद समझ पाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म की जा रही हैं। चलिए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है, ठीक है। कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत दमदार क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। कहा जा रहा है एफ जी एच आर से आर तक दिए गए फलन है। अच्छा, यानी ये कुल मिलाकर के गिवन दैट पॉइंट नंबर 1 देखो जो आपको दे रहा है, उसमें बता रहा है कि जो मैपिंग है एफ, वो एक्चुअली रियल नंबर आर से रियल नंबर आर पर हो रही है। जो जी है वो भी रियल नंबर आर से रियल नंबर आर पर हो रही है, और जो एच है वो भी रियल नंबर आर से रियल नंबर आर पर परफॉर्म की जा रही है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? आइए समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, आगे हम लोग क्या देख सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ और आगे मेंशन नहीं किया जा रहा है। अब मेंशन वो प्रूफ क्या करवाना चाहता है, जरा ये देखो। वो प्रूफ करवाना चाहता है, प्रूफ दैट पॉइंट नंबर 1 एफ प्लस जी ऑपरेशन एच इक्वल्स टू एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच। जबकि सेकेंड पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है एफ इंटू जी ऑपरेशन एच, एफ ऑपरेशन एच इंटू जी ऑपरेशन एच। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। चलिए बच्चा, कुछ थोड़ा बेहतर तरीके से 2 केसेस अप्लाई करेंगे। कितने केसेस अप्लाई करेंगे? 2 केसेस। टू केसेस अप्लाई करेंगे। ठीक से तो कुछ दिमाग चल नहीं रहा है, मगर चलो तब भी एक बार प्रयास करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेट ए रहा, ये हमारे पास एक सेट बी रहा, और ये हमारे पास एक सेट सी रहा। मैपिंग हम जो करा रहे हैं वो ये एफ और ये जी। कोई दिक्कत यहां तक? मैपिंग जो एफ चल रही है वो ए से बी पर चल रही है, और जो मैपिंग जी है वो बी से सी पर चल रही है, ठीक है। हम 2 फंक्शंस को ऐड कराना चाहते हैं, यानी एफ प्लस जी, एफ प्लस जी। यहाँ पर देखो एफ प्लस जी है, यहाँ पर क्या है बच्चा? एफ प्लस जी है। तो यहाँ से देखो एडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ बच्चा, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमने बताया कि जो एफ प्लस जी ऑपरेशन एच है, ये एक्चुअली मैपिंग कर रहा है ए टू सी। ये बच्चा क्या मैपिंग कर रहा है? ये मैपिंग कर रहा है ए टू सी। इस सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिलता है? इस सिचुएशन में देखने को मिलता है एफ प्लस जी ऑपरेशन एच साथ में एक्स इक्वल्स टू एफ प्लस जी ऑपरेशन, यहां से ये जब अंदर जाएगा तो ये एक्चुअली ये बना देगा एच एक्स, यहां से ये एच एक्स अंदर जाएगा तो ये बना देता है एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। क्या इतनी बात समझ पाए? इसको हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स।
हमने क्या किया, पूरी बॉडी से x को ही कॉमन कर लिया, तो FOH प्लस GOH, यहां से x, यहां से बच्चा आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां से देखने को मिल रहा है F प्लस G ऑपरेशन H, साथ में x, ये x कैंसिल हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा F प्लस G ऑपरेशन H इक्वल्स टू F ऑपरेशन H प्लस G ऑपरेशन H। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए? ये बच्चा एक हिस्सा रहा है, ये कौन सा हिस्सा रहा है, ये एक हिस्सा रहा है, हालांकि ये इजीली आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया है तो इसी केस में हम लोग एक सिचुएशन और भी क्रिएट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हम बताएंगे, इस सिचुएशन में ऑल्सो, इसी सिचुएशन में एक केस और अराइज हो सकता है जिसमें कि हम ये वाली मैपिंग ले लें, FOH प्लस GOH और बच्चा साथ में x, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो मैपिंग चल रही है इस मैपिंग में FOH प्लस GOH सच दैट ये भी मैपिंग A टेंड्स टू C चल रही है। कहां से कहां तक, A टेंड्स टू C, A से C पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेट A के पार x है, इसलिए यहां से देखो बच्चा, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो F ऑपरेशन H x प्लस G ऑपरेशन H x, यहां से आपको देखने को मिलता है F ऑफ HX प्लस G ऑफ HX, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो F प्लस G HX, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लिख सकते हैं F प्लस G साथ में ऑपरेशन HX, ठीक है। यहां से अगर x को एलिमिनेट करा देते हैं तो हमें देखने को मिलता है F ऑपरेशन H प्लस G ऑपरेशन H इक्वल्स टू F प्लस G ऑपरेशन H। ये देखो ब्लॉक आया, एक मन में सवाल उठ रहा है कि सर एक तरफ से तो प्रूफ हो गया था, फिर आखिरकार दूसरी तरफ से क्यों प्रूफ किया गया है? आप जानते हैं कि भले ही हम फंक्शन पर चल रहे हैं लेकिन ये फंक्शन जो है ये एक्चुअली मॉडिफाइड वर्जन है किसका, रिलेशन का, रिलेशन एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस वर्जन है किसका, सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी में आप जानते हैं टू सेट्स को इक्वल प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं होता, वहां पर अगर टू सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो मतलब हमें ये बताना है कि दोनों ही सेट्स एक दूसरे के क्या है, सबसेट है, इस सिचुएशन में वो इक्वल प्रूफ हो सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं यही काम किया गया है, ये इक्वेशन 1 हमने ले लिया, ये इक्वेशन 2 ले लिया और हम बता देते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, किसी भी तरीके से हम देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि जो F ऑपरेशन F प्लस G ऑपरेशन H है वो एक्चुअली F ऑपरेशन H प्लस G ऑपरेशन H के इक्वल है। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, इसका जो पार्ट 2 है F इंटू G ऑपरेशन H। अब देखो यहाँ से कितना बढ़िया क्वेश्चन है इसी का पार्ट 2, जिसमें कि आपको F इंटू G ऑपरेशन H, तो यहाँ से तुम्हारा और भी कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। ये कंपोजिशन चल रहा है जबकि ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। हालांकि कंपोजिशन जो चल रहा है इसको हम लोग आगे, अभी इसी के आगे थोड़ा सा हमें एक देखने को मिलेगा बाउंड्री ऑपरेशन, वहां पर यह और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाता है। हालांकि यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है बच्चे, इसको रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको रफ नहीं करेंगे तो फिर आगे बता नहीं पाएंगे। तो ये जो फॉग और गॉस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थ्योरम की जो अभी बताया, तो क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन रेज होते हैं, और याद रखना कि यहाँ से कोई ये कंपल्सन नहीं है कि जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं वही आएंगे, ठीक है। हालांकि एक चीज बच्चा क्लियर है कि जितने भी यहाँ पर थ्योरम्स होंगी, वो जितनी थ्योरम्स हैं, आप कोई भी राइटर पढ़ लीजिए, कोई भी थ्योरम पढ़ लीजिए, वो उतनी ही रहेंगी, वहां से कुछ एक्स्ट्रा आपको गेन करने को नहीं मिलेगा। मतलब कहीं से भी किसी भी बुक से क्वेश्चन बने, वहां से जितने क्वेश्चन है उतने ही लिमिटेड हैं। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पार्ट देखने को मिल रहे हैं, तो 2 में से कोई भी एक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो बच्चा फॉग और गॉस जनरेट करवा रहा है, आपको दे रहा है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, साथ में gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं। हालांकि मैंने अभी आपको कहा था कि स्टार्टिंग में कि जितना डीप में पढ़ा रहा इतना डीप में कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे। देखो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि आपको गॉफ जनरेट करना है, तो पार्ट नंबर 1 GOF, भले ही गॉफ बोल रहा है लेकिन x अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, तो ये क्या बना देता है, g ऑफ fx बना देता है। g fx की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x है। अब यहाँ पर देखो x क्या बता रहा है, x ये बता रहा है कि जो भी x होगा उसका मॉडुलस 5x माइनस 2 करने के बाद मॉडुलस, तो जो भी यहाँ पर x होगा उसमें 5 मॉड ऑफ x माइनस 2 और फिर
मॉड। बच्चा याद रखना ये जो g है ये एक्चुअली डेफिनेशन है x की, जिसमें ये कहा गया है कि x 5 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 सेपरेट करा दिया जाएगा और फिर मॉडुलस ले लिया जाएगा। ये g क्या है, डेफिनेशन है। प्रीवियस वीडियो देखोगे वहां पर मैंने इस चीज को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ये आपके पास जनरेट होता है GOFX। अब हम लोग क्या जनरेट करेंगे, अब हम लोग जनरेट करेंगे एंड FOG। हम लोग क्या जनरेट करेंगे बच्चा, एंड FOG, एंड FOG। हाँ बच्चा, जब FOGX की हम लोग बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है f ऑफ gx। इस सिचुएशन में gx की वैल्यू हमारे पास क्या है, gx की वैल्यू है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। हाँ बच्चा, ये देखो हमारे पास वैल्यू आ गई है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब बच्चा अभी हमें क्या करना है, ये fx देखो तुमको देखने को मिल रहा है। अब fx में x यहां से तुमको देखने को मिलेगा fx माइनस 2। एक तो ये जो x है, ये f डेफिनेशन ये है कि जो आर्गुमेंट होगा उसी पर मॉडुलस रन करा दिया जाएगा। मतलब जो x है उसी पर एक बार फिर मॉडुलस रन करा देंगे। हालांकि आप जानते हैं डबल मॉडुलस का कोई सेंस नहीं है, तो ये 5x माइनस 2 देखने को मिल जाता है। आप बताइए कि क्या ये और ये दोनों सेम है? नहीं बच्चा, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हालांकि अभी ग्राफ थ्योरी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, जब ग्राफ थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहां पर इन चीजों को थोड़ा सा और डीप में लेकर के जाएंगे कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। फिलहाल अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये इसके जैसा देखने को नहीं मिल रहा, तो मतलब ये दोनों क्या है बच्चा, ये दोनों अलग अलग है। तो बच्चा यहाँ से पता चलता है कि FOG डज नॉट इक्वल टू GOF। ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि FOG मीन्स 5x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 5 मॉड ऑफ x माइनस 2। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए कुछ और भी समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। समझने की नहीं, आपके लिए ये होमवर्क होगा। अभी स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक बात यहाँ पर नोट पॉइंट में बताई थी। क्या बताया था कि गॉफ तभी पॉसिबल होगा जब रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो आप मुझे बताएंगे इस फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। साथ ही साथ आप इसके लिए बताएंगे कि इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है। और देखो ये क्लास 11th में आप सीख करके आए हैं। अगर डोमेन रेंज का यहाँ पर नॉलेज नहीं को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपके यहाँ पर, लेकिन तब भी आपसे देखते हैं कितना डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना डीप में आप पढ़ पा रहे हैं। थर्ड का पार्ट सेकंड जो है वो आप खुद से ही करेंगे। अब बच्चा इसी में देखो सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सीरीज में जब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में f ऑफ x तुमको दे रहा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। क्या कहा, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। x डज नॉट इक्वल टू 2, x डज नॉट इक्वल टू 2/3। अब देखो x डज नॉट इक्वल टू 2/3। अभी मैंने देखा क्लास 11th के कुछ बच्चे हैं जो 12th के वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये 12th वाले तो भूल गए होंगे। मैंने हालांकि 12th में भी कही रखा है कि जितने भी लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं क्लास 12th के, वो क्लास 11th के सेट से स्टार्ट करेंगे तो ये टॉपिक अच्छे समझ आएगा। हालांकि अब यहाँ पर ये जो बात लिखी गई शायद आप इसका सेंस समझ पा रहे होंगे। फिलहाल सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। अब ये ना मुझे लिख करके दे देना कि x 2/3 के बराबर नहीं है, मींस x इज नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या तुमको करनी है। ये क्या है, मैं इंटरप्रिटेशन जानना चाहता हूँ, इसकी व्याख्या क्या है। फिलहाल हमसे पूछ रहा है कि f ऑफ fx की वैल्यू जनरेट करके बताइए। अरे एकदम आसान है, f ऑफ fx हो गया। बच्चा fx की वैल्यू तो तुम्हारे पास दे दी गई है, तो क्या आ जाता है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये आ जाता है। अब बच्चा देखो यहाँ पर जो x है तो वो x एक्चुअली इसमें डिफाइन हो रहा है, तो जब यहाँ पर कोई चेंजमेंट होगा तो वो चेंजमेंट यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। यही काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर 4 अपनी जगह पर रहेगा, x की जगह पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। साथ ही साथ प्लस 3 होल अपॉन 6, यहां से देखने को मिलेगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। बच्चा अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद में तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है शायद x मिलना चाहिए, f ऑफ fx शायद x आना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, लेकिन चलो हटा देते हैं। फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए? अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या ये प्रतिलोम फलन है, मींस आपको बताना है वेदर f इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो यहां से एक नई थ्योरी जन्म ले लेती है, इन्वर्टिबल। हाँ, इन्वर्टिबल को हमें समझना होगा। इन्वर्टिबल मतलब जो जिनका इन्वर्स जनरेट हो सकता है। इन्वर्टिबल मतलब जिनका इन्वर्स जनरेट हो सकता है। अब इन्वर्टिबल के लिए बच्चा याद रखना, वही मैपिंग इन्वर्टिबल होती है जो बाइजेक्टिव होती है। क्या कहा, जो मैपिंग बाइजेक्टिव होती है। सर बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है बच्चा, वो मैपिंग जो 1-1 और ऑन टू की कंडीशन को साइमल्टेनियसली होल्ड करती है। कब होल्ड करती है, साइमल्टेनियसली होल्ड करती है। तो इस तरीके की जो मैपिंग होती है वो किसमें कंसीडर की जाती है, बाइजेक्टिव में कंसीडर की जाती है। तो ये देखिए, ये इन्वर्टिबल मैपिंग की कंडीशन है। पूछ रहा है कि क्या f इन्वर्टिबल है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या f जो मैपिंग दी जा रही है वो 1-1 और ऑन टू की कंडीशन को होल्ड कर पा रही है, नहीं कर पा रही है।
वैसे फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि शायद ये इन्वर्टिबल होगा मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी आप इसे एक बार प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे, देखो सीधे नहीं बता पाएंगे इन्वर्टिबल है या नहीं है, आप इसके लिए क्या करोगे, आप चेक करोगे कि F11 है या नहीं है। तो अगर ये 11 है तो फिर आप चेक करोगे आगे F is on to। अब सपोज करो 11 ही नहीं है तो फिर ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बता देंगे इन्वर्टिबल नहीं है। तो पहले F is 11 चेक करोगे, फिर F is on to चेक करोगे। अगर दोनों होल्ड हो रहे हैं, डोमेन इसका स्टूडेंट आ रहा है, तो इस सिचुएशन में मतलब क्या है कि मैपिंग इन्वर्टिबल होगी, फिर आप उसका इन्वर्स भी जनरेट कर सकते हैं। वैसे मैं तुमको बता दूं कि जितनी भी मैपिंग्स बाइलिनियर होती हैं, बाइलिनियर जैसे ये दे दी गई है इस टाइप की मैपिंग, तो इस टाइप की मैपिंग्स हमेशा ही 1-1 होती है, ये हमेशा 1-1 होगी, कंफर्म है। ऑन टू डिपेंड करता है, आप जानते हैं ऑन टू कंप्लीटली डिपेंड करता है डोमेन, को डोमेन के ऊपर। तो को डोमेन किस तरीके का दिया जा रहा है, वैसे मेरे हिसाब से ये मैपिंग ऑन टू भी होनी चाहिए। फिर भी वेरिफिकेशन के लिए एक बार आप करके देख लेना, 1-1 और ऑन टू आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 5 में आप बताएंगे विच टाइप ऑफ मैप इज इन्वर्टिबल। इसी को अगर हम डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो बच्चा डायग्राम से देख लेते हैं। देखो ये एक मैपिंग जो अभी F जा रही थी, जिसमें कि हमने यहाँ पर एक एलिमेंट था और यहाँ पर एक एलिमेंट था। तो बच्चा अभी क्या होता है, इन्वर्टिबल मैपिंग का मतलब ये है कि अब ये जो को डोमेन था वो एक्चुअली डोमेन में बदल जाएगा, यानी ये जो रेंज है वो इधर मतलब डोमेन में बदलेगी, रेंज और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझो। यानी ये जो इधर से इधर आ रहे थे अब इधर से इधर जाएंगे। तो ये जो मैपिंग है इसको एफ इनवर्स कहा, तो एफ इनवर्स जब y को लेकर के आता है तो एफ इनवर्स y में बदल जाता है। तो ये x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, सेम प्रोसेस अगर हम x को इधर भेजते हैं तो आप जानते हैं ये y इक्वल्स टू fx बना देता है। फिलहाल अभी मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्टिबल मैपिंग क्या है। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में बस एक ही पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा क्या बात कह दी गई है जरा समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है 1 2 3 4, एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट फिर आपको देखने को मिलता है 10, आपको देखने को मिलता है इस सेट के अंदर 10। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, और मैपिंग दी जा रही है 1 10 2 10 3 10 4 10। ये देखो भैया, पूछ रहा है क्या ये मैपिंग इन्वर्टिबल होगी। अरे यार देखो क्या ये मैपिंग 1-1 है, तो ये मैपिंग 1-1 तो नहीं है, तो जब 1-1 ही नहीं है तो ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं, और पता चल रहा है कि मैपिंग क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है। ये मैपिंग इन्वर्टिबल नहीं है। हाँ ये तो मैंने बता दिया कि ये मैपिंग 1-1 नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये मैपिंग फिर कौन सी मैपिंग है, विच टाइप ऑफ मैपिंग इज दिस इफ द मैपिंग इज नॉट 1-1। ये होगा आपके लिए क्या, होमवर्क। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 तक इजिली अटेम्प्ट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।